नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए वो अहम फैसले जो आपको जानना जरूरी है। अलग अलग फैक्टर के, शिक्षा के क्षेत्र में, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में, कुछ आपको अपने पिछली क्लासों में आपने रीड किया होगा, पढ़ा होगा। जैसे इच्छा मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मिला था। कुछ उसी पैटर्न के कुछ काम की चीजें जो आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से और आने वाले फैसलों को प्रभावित करने में अहम रोल जिनका रहेगा, उसके संदर्भ में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो अपना दिल्ली में स्थापित है और स्थापना आपको याद 28 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। यहां से हम बात करें, एक तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है, और फैसला कौन सा दिया है तो आपको याद करें, एक आर्टिकल है 19(1)(a) और उसमें मूल अधिकार की बात आती है। और उसी के संदर्भ में याद रखना, इसके तहत बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार। यानी मैं एक चीज बात करूं आपसे, हल्की सी चर्चा, तो आपको याद रखना कि मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में मिलते हैं। तो मूल अधिकार मिलेंगे 12 से लेकर 35 तक, ये चर्चा आपने की थी। और यहां से अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का मूल अधिकार आपको कहां मिलता है? स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा 19 से लेकर 22 तक। उसमें अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की। उसमें ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता। इसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं दे रखी है, और वो भी किसके माध्यम से मिली हुई है? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। यानी प्रेस की स्वतंत्रता इसी में रहेगी, सूचना का अधिकार इसी में रहेगा, मतदाता सूचना प्राप्ति का अधिकार, अपने राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता इसी में। और उसमें एक नई चीज और दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट ने मातृभाषा में शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बताते हुए राजस्थान सरकार को बड़ा निर्देश दिया है, और सरकार को कहा है कि अगर आप मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए प्रयास करो तो आप 30 सितंबर 2026 तक हमें रिपोर्ट करो कि आप कैसे करोगे ये कार्य। और ये किस में देनी है? निजी स्कूलों में भी। देखो, निजी सभी स्कूल मतलब सरकारी और निजी स्कूलों में किस भाषा में शिक्षा होनी चाहिए? मातृभाषा में, एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। आपको पता है 6 से 10 तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें हिंदी, इंग्लिश और 4 सब्जेक्ट और होते हैं। मतलब आने वाले टाइम पर 7 सब्जेक्ट हो सकते हैं, और 11वीं से 12वीं तक 5 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब वहां 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं। ये फैसला किसने दिया? जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता के द्वारा बेंच ने, न्यायाधीशों के बेंच ने दिया था। अनुच्छेद 19(1) के तहत ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही अधिकार शामिल है। तो बच्चों को भाषा यानी मातृभाषा में शिक्षा में समझ सहज और आसानी से होगी। एक तो ये चीज नोट करनी है। एक ही आपसे पूछने कि आपको मातृभाषा का उल्लेख कहां मिलता है, भाई ये तो मातृभाषा की बात है। तो आपको याद हो, शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। कौन से? शिक्षा नीति 2020 में। ठीक है, कि भाई कक्षा मान लो कि एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, 5 इसमें मातृभाषा में पढ़ाने की बात की गई। और एक आर्टिकल नोट करना है आपको, अनुच्छेद 350। 350 में ए नाम से एड है, उसमें दिया हुआ है किसका? मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान इसमें एड किया हुआ है। ठीक है, आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा हल्का सा बता दूं। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक मातृभाषा, राजभाषा, अन्य भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाओं, अदालत की भाषाएं, सचिवालय, ये अपने विधायिका की भाषाएं, इनका सबका उल्लेख दिया हुआ है। तो एक तो केस सबसे खास केस ये था। फिर याद रखना, यूएपीए में भी जमानत नियम जेल एक अपवाद के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दिया किसके संदर्भ में? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में दिया। किसमें? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें क्या है? गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है, यूएपीए। कठोर कानून में भी जमानत का नियम है, यानी जेल एक अपवाद है लेकिन इसमें भी जमानत का ऑप्शन है। इसकी धारा है 43D के 5वें खंड में, जमानत लगी कानूनी पाबंदियां संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म नहीं करती। आपको याद होगा, एक आर्टिकल है, एक तो है एक 20 और 21, ये आपातकाल में भी कभी निलंबित नहीं होते।
लेकिन ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाली बात इसमें 21 और 22 के तहत इन्होंने कही है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म नहीं करते। 22 में आपको याद होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति, कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को एक तो मान लो कि हमने एक चीज नोटिस की थी, 21 में तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, और फिर हमने 22 में हम बात करें 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ये जरूरी है, ये मोस्टली बात आपको नोट करना है, ठीक है। वो अपने वकील से बात कर सकता है, ये उसके अधिकार है, गिरफ्तार एक कारण बताने का अधिकार। लेकिन ये अधिकार किसको नहीं है? जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है और अपराध रोकथाम विधियों के उल्लंघन पर अगर गिरफ्तार होता है, कहने का मतलब है कि गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम के तहत भी गिरफ्तार है तो भी उसको जमानत मिल सकती है। जेल एक अपवाद मानी है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तीसरा केस देखो, जातिगत गाली गलौज किसी निजी घर के अंदर किए जाने पर SC/ST एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कोर्ट ने यह कहा है कि एक एक्ट आता है, कौन सा? अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम निवारण अधिनियम आता है। ये कब का है? तो याद रखना 1989 का है। कब का है? 1989। इसको आमतौर पे क्या बोलते हैं? SC/ST एक्ट बोलते हैं। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को घर के अंदर अकेले में बैठकर कुछ जाति सूचक और निम्न यानी अपने उस जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और उस बंदे ने केस कर दिया। केस कर दिया तो उसने गवाह प्रस्तुत किए, तो गवाह ने कहा भाई हमने तो नहीं सुना ये बात, हमने नहीं सुना। इसका मतलब किसके सामने? कि उन्होंने कहा मेरे को कहा कमरे में बैठकर, कमरे में बैठकर कहा मतलब सार्वजनिक नहीं है, पब्लिकली नहीं है, पब्लिकली नहीं है तो इसका मतलब SC/ST एक्ट लागू नहीं होता। वो बात तब लागू होगी जब पब्लिक यानी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आ जाती है तो भी उस पर केस दर्ज हो सकता है। लेकिन कमरे में बैठकर अकेले में आपने क्या कहा, किसको कहा, कोई फर्क कोर्ट ने कहा, ऐसा कोई एक्ट लागू उस पर नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात FIR में ये बात हुई, जिक्र हुआ, इसमें नोट करना है इसमें, ठीक है। अगला केस नंबर 4 पर देखो आप, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मेडिकल लापरवाही के लिए डॉक्टर के कानूनी वारिस भी जवाबदेह होंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें, वैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको पता 1986 में आया था। मेडिकल लापरवाही के लिए डॉक्टर कानूनी वारिस भी जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि डॉक्टर की मृत्यु होने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत चल रही कार्यवाही उसके कानूनी वारिसों उनकी जगह शामिल किया जा सकता है। कहने का मतलब डॉक्टर को इसमें गवाही के तौर पर अगर बुलाते हो तो डॉक्टर नहीं आ पाता है तो ऐसी कंडीशन में उसके जो परिवार के सदस्य जो उसके वारिस है डॉक्टर के, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इस मामले को यानी नुकसान के लिए मुआवजे की उनकी जवाबदेही मृतक की विरासत मिली संपत्ति तक सीमित होगी। जस्टिस महेश्वरी और अतुल S चांदुरकर ने ये पिछला यानी जवाब ये कहा था। पिछली चर्चा 1986 अधिनियम ये जो हमने बात की, 2019 में इसमें संशोधन किया था उपभोक्ता वाले में, ध्यान रखना। इसमें दिए गए कानूनी ढांचे को देखते हुए हम इस निष्कर्ष तक पहुंचे। निष्कर्ष क्या है? मेडिकल लापरवाही करने वाले डॉक्टर की मृत्यु होने पर उसके कानूनी वारिसों की कार्यवाही में पक्षधार बनाया जा सकता है, रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है। कहने का मतलब है डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के जो वारिस है उनको भी कानूनी पक्षकार के तौर पे शामिल कर सकते हैं, जो उसकी संपत्ति के मालिक बनने वाले आगे, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने। 5वां फैसला देखो, राजस्व रिकॉर्ड से मालिकाना हक साबित नहीं होता। अगर आपने कोई प्रकार के बिल भर रहे हो, ये फिर राजस्व रिकॉर्ड आपके पास में, यानी सुप्रीम कोर्ट भूमि स्वामित्व और कानूनी सिद्धांत की बात स्पष्ट की थी। उनका वैध स्वामित्व है, दस्तावेज के अभाव में जमीन के मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं माना गया, ठीक है। ये याद रखना, भट्टी और मित्तल जो न्यायाधीश थे उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। उन्होंने कहा कि केवल जमाबंदी, पहानी या अन्य राजस्व प्रविष्टियों के आधार पर भूमि का मालिकाना हक दावा नहीं करता जब तक प्राथमिक शीर्षक दस्तावेज पेश नहीं किए जाए। यानी जैसे हमने बिल भर दिया, हमने जैसे बिगेड़ी होती थी पहले, बिगेड़ी भर दी हो या कोई कार्य, तो वो एक मालिकाना हक का आधार नहीं होता। कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट, मूल डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, तभी साबित होगा कि मालिकाना यानी आप इस जमीन के मालिक हो, ठीक है। एसिड हमले में पीड़ितों की परिभाषा का दायरा बढ़ाया। अगला केस क्या सुना सुप्रीम कोर्ट ने कि एक चीज है, एसिड अटैक होता है और एसिड अटैक में किसी व्यक्ति का चेहरा या हाथ पैर जो कुछ भी जल जाता है, ठीक है, यहां तक है। लेकिन एक केस ऐसा भी आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने जब किसी व्यक्ति को एसिड पिला दिया जाता है
और पिलाने के बाद में उसके आंतरिक मामले क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, जस्टिस सूर्यकांत, ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश सुने थे इस फैसले को, ठीक है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को एसिड पिलाया जाता है, उसके आंतरिक कुछ अंग अगर जलते हैं तो उसका भी प्रभाव, वो भी एसिड के अटैक के दायरे में आएगा। यानी परिभाषा को थोड़ा और विस्तृत कर दिया, आंतरिक बात को शामिल कर लिया। और ये कब से माना जाएगा, ये 2016 के बाद सभी केसों पर अप्लाई होगा, ठीक है, ये बात परिभाषा की थी। सातवां इसका प्रमुख आधार सुने तो मोटर दुर्घटना मुआवजे से मेडिक्लेम रीइंबर्समेंट नहीं काटा जा सकता। ये एक पीड़ित का मामला, इंश्योरेंस का मामला सुनाता है। इसमें मोटर वाहन अधिनियम के तहत किए गए मुआवजे से नहीं काटा जाएगा। कब? कोर्ट ने कहा दोनों फायदे अलग अलग। एक तो देखो, दुर्घटना पीड़ित को मेडिक्लेम और मेडिकल इंश्योरेंस, यानी दुर्घटना पीड़ित है, उससे मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा है वो इसमें से काटकर उसमें नहीं भरा जाएगा। किसमें? मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा सुनाएगा। अब इसमें कि इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज की और इस अपील में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों द्वारा दिए गए मुआवजे से मेडिक्लेम इंश्योरेंस की रकम नहीं काटी जा सकती। कहने का मतलब है कि मेडिकल इंश्योरेंस जो प्राप्त होता है उससे आप मोटर दुर्घटना वाहन का जो बीमा है वो भर दो, ऐसा नहीं होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग हिसाब से पैसा किसी के आ रहा है, किसी खाते में आप काट रहे हो, ये गलत है, होगा, ठीक है, ये बात आया था। फिर ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी पैनिक बटन के बिना पब्लिक सर्विस गाड़ियों पर कोई फिटनेस सर्टिफिकेट या परमिट नहीं हुआ। ये अच्छी डायरेक्टली याद रखना आपको कि एक तो ट्रैकिंग डिवाइस यानी ट्रैक कर सके गाड़ी कहां खड़ी है, एक इमरजेंसी पैनिक बटन, इमरजेंसी बटन दबना चाहिए वो। इसके बिना कोई भी गाड़ी है फिटनेस का यानी कंप्लीट तैयार है उसका सर्टिफिकेट बनाकर नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई इसमें, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ध्यान रखना, कम से कम मौतों को कम किया जा सके, दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और एक धांधली से बचाया जा सके। एक केस सुना था, हत्या का आरोपी मारे गए व्यक्ति की संपत्ति पर उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकता। देखो इसमें कितना एक अजीब सा केस आता है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक तो देखो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आता है 1956, इसके अकॉर्डिंग धारा 25 दे रखी है। उसमें यह कहा गया भाई इस्तेमाल, देखो शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वादी को अयोग्य घोषित किया गया। यह धारा प्रावधान करती है जो व्यक्ति किसी हत्या करता है या हत्या करने की किसी मदद करता है तो मारे गए व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकार, यानी जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की हत्या उसी के परिवार के कोई सदस्य कर देते हैं और हत्या करने के बाद में वो कहते हैं कि ये संपत्ति मेरी हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस संपत्ति पर इस व्यक्ति हत्या में शामिल या ऐसी कोई घटना में शामिल व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता, ठीक है। यानी सीधे सीधे तौर पर साबित हो जाएगी इस व्यक्ति ने हत्या करवाई या की है तो इसको अधिकार खो देता है। इसमें एक आता है हिंदू अपना अधिकार अधिनियम आता है 2005 के संशोधन, बेटियों के पहले से मौजूद विरासत के अधिकारों को सीमित नहीं करता। बेटियों को अधिकार, आपको याद है कि पिता की संपत्ति में बेटे और बेटियों को बराबर का अधिकार है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार पर इसके लिए फैसला सुनाया और 2005 में जो संशोधन उसके आधार पर कि बेटियों को जन्म से ही सह दायित्व का अधिकार देता है। मृत पिता की संपत्ति प्रथम श्रेणी के वारिस के तौर पर विरासत पाने के स्वतंत्र अधिकार को ना तो छीना जा सकता है और ना ही सीमित करता है, खासकर तब जब पिता की मृत्यु बिना वसीयत की होगी हो। कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा बेटों के बीच किया गया संपत्ति का बंटवारा पिता के हिस्से की संपत्ति बेटियों के उत्तराधिकार को खत्म नहीं करता। कहने का मतलब पिता की संपत्ति में पुत्रियों को और पुत्रों को पहले दर्जे का अधिकार है और वह सह में रहेगा, कम नहीं कर सकते, ठीक है। समान आरोपों में सह आरोपी डिस्चार्ज हो चुके हो तो एक आरोपी पर अकेले मुकदमा नहीं चल सका, यानी जैसे 10 जिन पर मुकदमा है और आरोप एक समान है, 10 में से एक व्यक्ति पर मुकदमा चला रहे हैं या एक व्यक्ति को बरी कर दिया, कहने मतलब आरोप समान है। और सह आरोपी जैसे 10 आरोपी है, 10 में से 9 को बरी कर दिया और एक को नहीं किया, इसका मतलब है 9 भी बराबर अधिकार रखते हैं, 9 बरी हो सकता है तो ये एक व्यक्ति पर मुकदमा अकेले पर नहीं चलेगा, सब पर बराबर चलेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश में बदलाव से किया, यानी एक आपको बहुत बड़ा आंदोलन चला था कि सार्वजनिक स्थानों से जो कुत्ते होते हैं, कौन से आवारा कुत्ते, उनको हटाने का जो निर्देश दिया
उसमें कोई प्रकार का बदलाव करने से क्या कह दिया है, इनकार कह दिया है। ठीक है, अलग अलग सार्वजनिक जगहों से पकड़े गए कुत्तों को वैक्सीनेशन नसबंदी के बाद इस जगह वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यानी विक्रमनाथ, संदीप मेहता और अंजारिया तीन की बैठक जो बेंच हुई थी, उन्होंने ये नवंबर में फैसला दिया था 2025 में। ठीक है, निर्देशों के बदलाव की मांग की गई। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक जगहों के परिसर अधिकारी द्वारा पकड़े गए कुत्तों को शेल्टर में ही रखा जाना चाहिए, नहीं छोड़ा जाएगा। पूर्व राजघराने की संपत्ति पर लागू नहीं होगा ज्येष्ठाधिकार का नियम। पहले आपको पता है राजा महाराजाओं की संपत्ति में जैसे राजा का बेटा जो बड़ा ज्येष्ठ अधिकार बेटा है, देखो ये है मान लो राजा और इसके है 3 संतान। अब पहले रूल्स होता जो सबसे बड़ा होता वो उत्तराधिकार बनता, बड़े राजे को बेटा बनाया जाता और पूरे अधिकार में उत्तराधिकार। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके तीनों के बराबर बटेगा भाई, अकेले के अधिकार में ऐसी संपत्ति किसी के नहीं आएगी, ज्येष्ठ वाला अधिकार रूल से नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया है। पुलिस को आगे की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के बाद फिर से दोहराया, मजिस्ट्रेट से स्पष्ट अनुमति के बिना क्लोजर रिपोर्ट, जांच बंद करने की रिपोर्ट दाखिल करने के बाद आगे की जांच नहीं कर सकते। और इसमें याद रखना आपको, भले ही कानून में स्पष्ट अनुमति की जरूरत न हो, लेकिन कानून जिस तरह से विकसित हुआ है उससे यह बिल्कुल साफ हो गया है, संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अब एक जरूरी शर्त है। यानी जांच कर ली और जांच कोर्ट में पेश कर दी, अब उस जांच को रीओपन करना है तो मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए। सीधी बात ये दी है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। और केस आपको याद रखना, ये सामने दे रखा है, याद रख सकते हो नॉर्मली। ठीक है, एक केस आता है आज का, हम बात करें तो 15 केसों की बात थी, उसमें 15 नंबर केस, इलेक्शन कमीशन इंडिया को अपनी शक्तियों के तहत वोटर लिस्ट में एसआईआर करने का अधिकार, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एसआईआर को संपादित करना, मैनेज करना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। और ये चुनाव आयोग है ना भारत का, उसके संदर्भ में मतदाता सूचियों को विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को सही ठहराया और टिप्पणी की कि मतदाता एसआईआर स्वतंत्र, निष्पक्ष और चुनाव की संवैधानिक अनिवार्यता को आगे बढ़ाता है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एसआईआर की शक्ति है, जिसे जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 जो लागू 51 में हुआ था, ध्यान रखना, उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। 324 के तहत जन प्रतिनिधि अधिनियम बनाया गया और उसी के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनकी जांच करता है। ये मुख्य बातें थी। और अगले हर महीने हम इसी प्रकार से जो वीकली महीने का जो मान लो कि रिव्यू होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दिया, कौन से महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में इसी प्रकार चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए सभी साथियों को जय नमस्कार।